आज का हमारा टॉपिक है जो 16 संस्कार हैं उनका वैज्ञानिक जो महत्व है उसके बारे में। जैसे हम पेपर 2 पार्ट बी जो सोशियोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें तो संस्कार के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो उसमें अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ने की बात चलेगी। और यहाँ पे इसने बोला है कि इनके वैज्ञानिक क्या महत्व है। ठीक है, तो जो संस्कार होता है उसका अर्थ होता है व्यक्ति के चरित्र, सोच और व्यवहार को सुधारना या निखारना। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बचपन से ही व्यक्ति के जीवन में आचरण, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारियों को जगाती है। साइंटिफिक रिसर्च भी मानता है कि अर्ली कंडीशनिंग और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से क्या होता है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है इससे ब्रेन पाथवेज डेवलप होते हैं जो डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी और डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाते हैं। संस्कार से इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल बॉन्डिंग में सुधार होता है। इसलिए संस्कार न सिर्फ धार्मिक या सामाजिक दृष्टिकोण से बाकी साइकोलॉजिकल तौर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे यही तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि इसके साइंटिफिक और ये चीज़ें जब आपको बहुत सारी चीज़ें जब आपको इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी पता चलेंगी तब आपको ये एक चीज़ और समझ में आएगी कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो महत्व है वो होता तो है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। ठीक है, वो अब मतलब ऑर्थोडॉक्सिटी तो हर जगह पे है, साथ ही सुपरस्टिशन तो हर जगह पे है, पर कुछ चीज़ें जो इसमें हैं वो साइंटिफिकली भी है और कहीं ना कहीं उसका जीवन में एक अलग तरीके से प्रभाव है कि वो डिसिप्लिन में लाती है बंदे को या बंदी को जिसका भी संस्कार हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक जो संस्कार हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3 टाइप से, जैसे एक जन्म पूर्व, फिर दौरान, फिर मृत्यु। ठीक, ऐसे याद कर लेते हैं। तो जन्म पूर्व में आपका जैसे क्या हो जाता है, सबसे पहले तो आपका हो जाएगा गर्भधारण। इसके पश्चात आपका हो जाएगा पुंसवन। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा सीमांतो उन्नयन। ठीक, अब जब जीवित है उस दौरान सीमांतोन्नयन हो गया। अब जात कर्म होगा, किसमें क्या क्या होगा सब बता दिया जाएगा। जात कर्म के बाद फिर नामकरण होगा। ठीक, नामकरण के बाद फिर क्या होगा, इसका निष्क्रमण होगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होगा, चूड़ा कर्म होगा। ठीक है, इसके बाद फिर कर्ण छेदन होगा। ठीक, इसके पश्चात फिर जो निष्क्रमण है इसके पश्चात यहाँ पास अन्नप्राशन आ जाएगा। फिर चूड़ा कर्म, कर्ण छेदन। ठीक है, चूड़ा कर्म हो गया, कर्ण छेदन हो गया। इसके पश्चात आपका फिर वेदारंभ होगा। ठीक है, वेदारंभ नहीं, विद्यारंभ होगा। ठीक, वो जैसा लगता है थोड़ा सा। फिर विद्या आरंभ हो जाएगी, उसके बाद उपनयन संस्कार होगा। उपनयन के तत्पश्चात वेदारंभ होगा। ठीक, वेदारंभ के पश्चात केशांत होगा। केशांत के पश्चात समावर्तन होगा, ग्रेजुएट हो गया बंदा। ठीक, समावर्तन के पश्चात विवाह होगा और विवाह के बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक, तो ये जो है पूरे संस्कार हैं 16। देखिए 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो एक पूरी प्रोसेस है कि जब व्यक्ति एक सिंगल सेल था और व्यक्ति जब हाड़ मांस का इतना बड़ा मनुष्य बन गया। ठीक है, तो तब तक की पूरी प्रक्रिया है और इसी में ही हमें देखना है कि इनका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस जो है मोस्टली वो समझना है। ठीक है, तो
शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले कहाँ शुरू करते हैं? अच्छा, एक बार मैं आपको सब रूबरू करा दूं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका सबसे पहला संस्कार, क्या हो गया? गर्भधारण। ठीक, गर्भधारण बोलते हैं या इसको गर्भाधान बोलते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहला है। तो क्या होता है कि जो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में मनु जो मनु है, उन्होंने 24 विषयों पर, ठीक है, 24,000 श्लोक लिखे, मतलब हर विषय पर ये हजार हजार श्लोक लिखे गए हैं। तो ऐसे 24 विषयों पर 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। तो उसमें जीवन के और साथ साथ हर पहलू को कवर किया गया है। तो उसमें अगर आप पाएंगे कि वो बोलते हैं कि जो संस्कार हैं उसके बारे में भी वर्णन है, कि गृहस्थ जीवन में जो संस्कार है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है। तो जो गर्भाधान है उसके बारे में वो कहते हैं कि जो गर्भधारण है, तो जैसे व्यक्ति का जब विवाह हो गया तो उसके बाद संतान उत्पत्ति होगी। तो जो संतान उत्पत्ति करने का जो उचित समय है उसके बारे में बोला गया कि नक्षत्र, दिशा, ठीक है, मौसम, समय, दिन रात, ये सब चीज़ें देख देख करके ही क्या करना चाहिए? गर्भाधान करना चाहिए। अच्छा, तो क्या हुआ कि इसके पीछे एक कहानी भी मिलती है कि जैसे, अच्छा, इसके पीछे ये जो है, ये गर्भाधान जो है, मैंने बोला कि इसमें क्या बोला कि जो पति पत्नी है, ठीक है, वो क्या करेंगे? अपने से श्रेष्ठ संतान पैदा करने की कोशिश करेंगे, या वो ये मान के चलेंगे कि जो जो हम संतान पैदा कर रहे हैं वो हमसे श्रेष्ठ होगी। तो फ्रेडरिक नीत्शे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, साइंटिस्ट हुआ और फिलोसोफर हुआ। तो वो बोलता है, मोस्टली वो फिलोसोफर था, तो वो कहता है कि जो मैं धन्यवाद दूंगा भारत के ब्राह्मणों को, ठीक है, हिंदुओं को नहीं बोला, ब्राह्मणों को, कि जिन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई या उन्होंने अपने धार्मिक चीज़ों को या साइंस की चीज़ को ऐसे धर्म में धारण कर दिया कि उन्होंने जो डार्विन का पहला सिद्धांत है, जो मतलब डार्विन का जो सिद्धांत है, एवोल्यूशन की थ्योरी, जो बोलता है कि व्यक्ति जो मतलब अगली पीढ़ी वो पिछली पीढ़ी से कैसी हो? विकसित हो, पिछड़ी पीढ़ी, जो पिछली पीढ़ी है उससे पिछड़ी ना हो, उससे इवॉल्व हो। वो उसका एवोल्यूशन का सिद्धांत यही बोलता है कि जो अगली हर नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो पिछली जनरेशन से अपग्रेड होगी। अब देख के चलिए, आपके माँ बाप के और आपके विचार नहीं मिलते होंगे, आपके भाई बहन जो छोटे होंगे उनके आपसे विचार नहीं मिलते होंगे, ठीक है, और आपको लगता होगा आप सही हैं, उसको लगता होगा वो सही है, लेकिन वो अपनी जगह है। बट जो अगली जनरेशन आए वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा होशियार हो, वरना वो तो यही वाला होगा, बंटाधार कर देंगे सब पूरा। तो डार्विन जो कहता था एवोल्यूशन की थ्योरी, उसी को मतलब यहाँ पे जो है उसने बोला कि हिंदू धर्म में तो पहले से मान के, मतलब जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने तो इसको पहले से ही अपना के रखा गया है कि जब वो गर्भधारण कर रहे हैं या फिर जब उनको ये कर्म, जब विवाह हो रहा है तो उसमें जब पंडित उनको पाठ कराता है, या जब शादी होती है तो उनको बोलता है कि आपसे जो संतान उत्पन्न हो, वो जो हो, वो जो पीढ़ी हो या वो जो संतान हो, वो आप दोनों से ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा गुणवान हो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बोला जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, इसका साइंटिफिक महत्व क्या हो गया, जो एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, कि पिछली पीढ़ी से ज़्यादा होशियार, विकसित, इवॉल्व, ठीक है। इसके पास इसमें अब फिर जैसे इसमें एक चीज़ और थी कि जो नक्षत्र है, समय है, मुहूर्त है, ये जो चीज़ें हैं ये सब देख करके गर्भाधान करना चाहिए। तो इसमें एक माइथोलॉजिकल कहानी मिलती है कि जो रावण था उसके पिताजी थे विश्रवा। तो जो विश्रवा ऋषि थे या जो विश्रवा थे, उनकी जो पत्नी थी इलाविदा, तो उनकी दो पत्नी थी। जो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, विश्रवा थे, ठीक है, तो इनकी दो पत्नी थी, एक थी इलाविदा और दूसरी थी कैकेसी, कैके नहीं कैकेसी, ठीक है ना। तो इसको राक्षणी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि इनसे पुत्र पैदा हुआ, इलाविदा से कौन सा पुत्र पैदा हुआ? कुबेर पैदा हुआ, ठीक। तो
विश्रवा ऋषि से, विश्रवा ऋषि और इलाविदा का पुत्र कौन पैदा हुआ? कुबेर। तो क्या हुआ जब कैकेसी ने देखा कि इलाविदा का इतना सुंदर योग गुणवान पुत्र पैदा हुआ है, तो उसने क्या कहते हैं विश्रवा से बोला कि मुझे भी ऐसी संतान चाहिए जो कुबेर की तरह हो। तो विश्रवा ने कहा कि तुम शाम के समय आए हो और ये शाम का समय ये गर्भ धारण के लिए उचित नहीं है, तो बोले तुम्हें संतान उत्पत्ति तो हो जाएगी और उसका दुनिया में सब जगह पे नाम भी होगा, तेजस्वी होगा, ओजस होगा, परंतु वह राक्षस होगा। ठीक है, तो ये नहीं मानती है। और फिर इसके बाद जो उनसे संतान उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होता है रावण। ठीक है, तो इस चीज़ को बताते हुए लोग कहते हैं कि जो गर्भाधान है उसमें टाइम, कंडीशन, नक्षत्र, समय सब बहुत मैटर करता है। ठीक, तो पहला तो ये हो गया, लेकिन आपको इसमें ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है इसके बारे में ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। अच्छा, एक एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हर संस्कार जो है, ठीक है, उसका साइंटिफिक महत्व हो जरूरी नहीं है हर संस्कार का। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब ये उस समय बनाए गए, लिखे गए, तो वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हैं। तो आप इसको, अब जैसे ये पुंसवन है, इसमें क्या है, देखिए पहले क्या होता था, पहले चलता था राजतंत्र। तो इसमें क्या होता था, राजा का बेटा राजा, ये वाला सिस्टम चलता था। ठीक है, कोई गणतंत्र तो था नहीं, ठीक, ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं, वंशानुगत सिस्टम चलता था। तो अगर भाई साहब किसी को रूल करना है आगे, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, पुत्र चाहेगा। ठीक, अब आप देखिए जितने भी लोकगीत बनते हैं, नंद के घर आनंद भयो, ठीक है, और ऐसे राम जी पर जितने भी कोई किसी पुत्री जन्म के ऊपर गाने नहीं बनते, लोकगीत नहीं बनते। तो उस समय जो है पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ होते थे। ठीक, पहली बात तो ये। अब दूसरा ये कि पुत्र प्राप्त हो, इसमें साइंटिफिक चीज़ एक ये है कि पुत्र ही हो, तो उसमें भी क्या होता था, एक मतलब टाइम, नक्षत्र, ठीक है, ये सब मुहूर्त, ये सब चीज़ें, फिर उस दौरान ऐसे पदार्थ का सेवन कराना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रामायण में आपने देखा होगा कि जो राजा दशरथ होते हैं, ठीक, तो उनकी 3 पत्नियां होती हैं और उनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही होती, तो उनको क्या मिल 2 सेव देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मतलब वो सेव देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे सेव देने का मतलब ये नहीं कि सेव खाने से संतान उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, बताने का मतलब सिंपल सा इतना है कि कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन कराने से क्या होता है कि जो पुत्र है या पुत्री है जो आपको चाहिए, उन चीज़ों की प्राप्ति होती। अब ये उस समय के हिसाब से बताया जा रहा है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ये हर संस्कार को आप उससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, साइंस से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो बना ही ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ इसलिए बनी हो। तो पुंसवन जो है, इसको आप साइंटिफिकली रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस आप इतना लिख सकते हैं इसमें कि मतलब ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन कराया जाता था, ऐसे खाद्य दिए जाते थे, ठीक है, ऐसे पेय दिए जाते थे जिससे जो पुत्र है उसकी प्राप्ति हो। तो इसमें आप ये साइंस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको आजकल देखो, इस पहले तो ये इसको कहते हैं क्या, सीमांतोन्नयन। ठीक, सीमांतोन्नयन बोलते हैं इसको, ये तीसरे नंबर का संस्कार है। इसको आजकल इसी को ही क्या बोलने लग गए हैं, बेबी शावर। ठीक है, गोद भराई इसी को बोलने लग गए हैं, बहुत जोर शोर से बनाया जाने लगा है। तो इसका मतलब क्या होता है, सीमांतोन्नयन का मतलब होता है, सीमांत मतलब होता है, सीमांत का मतलब होता है चोटी, ठीक, और उन्नयन का मतलब होता है उठाना। ठीक, ऊपर की ओर उठाना, तो चोटी को ऊपर की ओर उठाना। और क्या होता है कि जो जो ऐसा होता है कि ये छठवें 7वें 8वें माह के आसपास ही होता है, जब गर्भ धारण हुए 7-8 माह हो गए उसके दौरान ये होता है। और इसमें पर्टिकुलरली ये किया जाता है, जो महिला होती है उसको साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे ये जो टाइम पीरियड चलता है 7वां 8वां महीने का, तो आप अपने आसपास आपकी चाची, मामी, मम्मी, दीदी, बहन जो भी होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसा होता है। जैसे कई लोगों को बहुत क्या होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, और घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत अजीब सा बिहेवियर चलने लगता है। ठीक है, तो
क्या होता है कि आदमी शांत ही बैठा है, कुछ बात भी नहीं कर रहा, उससे मतलब आप थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे वो अजीब सा रिएक्शन देगा। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और सामने वाले को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो ये इसका साइंटिफिक महत्व ये है मोटा माटी, कि जो साइकोलॉजिकल, जो सामने वाला है इसको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा क्या किया जाए, खुश रखा जाए, ताकि जो बच्चा हो वो भी अच्छा हो, जच्चा बच्चा दोनों अच्छा रहे, ठीक है। तो मेनली ये महत्व है इसका। तो साइकोलॉजिकल, जो महिला है उसको साइकोलॉजिकल तरीके से प्रसन्नचित रखने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो इसमें साइंटिफिक, एक तो साइकोलॉजिकल हो गया, दूसरा इसमें क्या करते हैं कि जो हल्दी हो गई उससे क्या करते हैं, उससे जो बाल है प्लस बाल के नीचे का जितना हिस्सा है, मतलब जो बॉडी हो गई, शरीर हो गया, तो बाल को और पूरे शरीर को भी हल्दी से क्या करते हैं, स्नान करवाते हैं महिला को, ठीक है, हल्दी से स्नान कराते हैं। एक तो एंटीसेप्टिक भी होता है, चाहे आप एक्सटर्नल लें चाहे इंटरनल लें, ठीक। तो एक तो ये महत्व है और दूसरा साइकोलॉजिकल महत्व है। तो साइंटिफिक क्या हुआ कि उसकी जो मतलब उसको कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, इन सब से रक्षा करने के लिए उसको हल्दी से नहलाना, ये सब करना शामिल होता है। और साइकोलॉजिकल क्या है, ये साइकोलॉजिकल क्या है, इसको प्रसन्नचित रखने के लिए, ठीक है, जो इरिटेटिव बिहेवियर है, मूड स्विंग बिहेवियर है, उसको कम करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है, ठीक। अब बच्चे का जन्म हो गया भाई, तो अब जात कर्म मतलब क्या करेंगे, जो भाई साहब के यहाँ पे नली लगी थी, नाड़ी थी, इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो इसको इसको काट देंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसको फिर नहला धुला देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे, ठीक है, ये सब होगा इसके साथ। फिर इसमें क्या होता है कि पहले ऐसा महत्व चलता था कि शहद लिया जाता था और शहद से बच्चे की जीभ पर ओम लिखा जाता था, ठीक, शहद और ओम। तो एक मतलब बच्चे की जीभ में ऐसा ओम बनाएंगे शहद से। अच्छा, अब शहद का यूज़ क्यों करते थे, तो शहद का यूज़ इसलिए करते थे कि ये जो शहर होता है, ये एक तो इसको मीठा बोलने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाएगा, दूसरा जो जीवित रहने की शक्ति है, ठीक है, जो जीवित रहने की शक्ति है, इच्छा है, ठीक है, इसको बढ़ाता है शहद। और दूसरा ओम लिखने का मतलब ये है कि जो धार्मिक रूप से जो बच्चा हो वो अच्छा हो, ठीक है। तो साइंटिफिक महत्व ये है कि जो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवित रहने की शक्ति, जीवित रहने की इच्छा, डिजायर्स ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें इसकी इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं नामकरण संस्कार। देखिए, अब हमारा जो पांचवा संस्कार है वो कौन सा संस्कार है, नामकरण। ठीक है, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है, बेनाम तो कुछ भी नहीं होता है। तो नामकरण संस्कार जो है वो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों, ठीक है, उनमें से एक, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, ठीक है। और ये बच्चे के जन्म के 11वें या 12वें दिन, 10वें, 11वें, 12वें किसी भी दिन किया जाता है। और इस संस्कार में बच्चे को उसका नाम दिया जाता है, जो न केवल उसकी पहचान होती है बल्कि उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोल से जुड़ा होता है, ठीक है। नाम का चुनाव जन्म राशि, नक्षत्र या पारिवारिक परंपरा, इन सब के अनुसार किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस वाला जो सीन है वो एक देखते हैं। तो ये मोस्टली मोटा माटी साइकोलॉजिकल क्षेत्र पे ज़्यादा जाएगा, और साइकोलॉजी इट्स ऑल्सो साइंस। तो नाम व्यक्ति की पहचान बनाता है, ठीक है। इसके अलावा और रिसर्च से भी पता चलता है, रिसर्च के अनुसार भी ये पता चलता है कि किसी का नाम उसके सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस और सोशल बिहेवियर को प्रभावित करता है। देखिए, आपका नाम, जैसे अगर मान लीजिए, मतलब फर्क तो पड़ता है, जैसे शेक्सपियर ने बोल दिया नथिंग लाइज इन द नेम, ठीक है, और नीचे शेक्सपियर लिखा। अब शेक्सपियर लिटरली में कितना अच्छा नाम है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब लिटरली मैटर करता है नाम, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ दिखाती हैं कि पॉजिटिव साउंडिंग नेम्स लोगों में अच्छा, मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है पहला, वो अच्छा बनाते हैं और उनका सेल्फ इस्टीम बढ़ता है, ठीक है। बचपन में दिया गया नाम जब प्यार और सम्मान के साथ पुकारा जाता है तो बच्चे में इमोशनल सिक्योरिटी और बॉन्डिंग का विकास होता है, ठीक है। दुनिया में किसी इंसान को सबसे प्रिय सुनने वाली चीज़ है उसका नाम, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारें, ठीक है, लेट सपोज आप किसी शॉप पे गए हैं एंड, या फिर आप किसी शादी वगैरह में गए हैं, आपको कोई जानता है, आप उनको जानते हैं, वो आपसे छोटा है
और आप उसको अगर छोटू, ए, ओए, सुन तो, हेलो ऐसे करके बुलाएंगे ना, वो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन बट आप उसको 10 लोगों के बीच में, अरे भाई सुन तो, उसका नाम लेकर के, ठीक है ना, अरे सुन यार भाई, अरे रोहन भाई, अरे अमित भाई, अरे कुछ भी, ठीक है ना, उसका जो नाम है उससे पुकारेंगे, वो आपका काम नहीं भी करने वाला होगा तो आपका काम कर देगा, ठीक है। तो ये तो चलो, ये तो अपने आप में नाम की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मतलब ये तो ये बोला जाए, ये अलग चीज़ हो गई। बट जो नामकरण है, तो जो नाम होता है, जो उसका नाम जो भी रखते हैं, तो वो क्या करता है, इमोशनल सिक्योरिटी, बॉन्डिंग, इन सब का विकास करता है। नाम रखने की प्रक्रिया भी एक रिचुअलिस्टिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें समाज और परिवार बच्चे को अपनाते हैं। इससे उनका सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो नामकरण संस्कार है, वो न केवल धार्मिक क्रिया है बल्कि साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एक्ट भी है, जो बच्चे के जीवन में गहरा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, जो नामकरण संस्कार है उस पे हमने क्या समझा, उस पे हमने ये समझा मोटा माटी कि जो नाम है उसका इम्पैक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है नाम का, ठीक है। तो इंसान की, मतलब जो जो भी उसका नाम रखा जाता है, जैसे जो नाम रखा जाता है उसका नक्षत्र के हिसाब से, किसी महापुरुष के हिसाब से, ठीक है, किसी भगवान, इन सब के हिसाब से रखते हैं। साथ ही में जैसे ऐसे ही बोला जाता है कि जैसे मनु ने कहा कि जो नाम है व्यक्ति का, वो जो व्यक्ति का जो नाम है, वो मतलब ऐसा हो कि प्रेरित करने वाला हो, ठीक है, जैसे विराट कोहली। अब लिटरली में जैसे विराट द रन मशीन, या जो विराट कोहली जैसा नाम है, अब विराट अपने आप में इतना विराट नाम है, वर्सटाइल नाम है, ठीक है, बड़ा मतलब ऐसा इम्पैक्टफुल नेम है, तो इट मैटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बोला मनु ने कि जो लड़कियां हैं उनके कैसे नाम रखें, उनके सॉफ्ट नेम रखें, ठीक है। अब जैसे किसी का नाम आपने रख दिया, किसी लड़की का नाम अगर रख दिया आपने, मान लो कैसा, मतलब कोई भी उटपटांग सा नाम रख दिया, और उसकी पर्सनालिटी उससे अलग है, तो बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा, तो वो उससे मतलब वो हमेशा परेशान भी रहेगी, ठीक है। तो नामकरण का जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में क्या है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नामकरण है उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। और कैसा साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, साइकोलॉजिकल है। कैसा साइकोलॉजिकल है, वो उसकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, इसको बढ़ाता है, ठीक है, मतलब इमोशनल सिक्योरिटी जो होती है इसको बढ़ाता है। साथ ही साथ में एक जो बॉन्डिंग होती है उसकी, मतलब उस वो ये भी सोचता है कि जैसे जो मेरा नाम है, ठीक है, तो अपने नाम को मुझे क्या करना है, सार्थक करना है। जैसे किसी का नाम सार्थक ही है, तो इसी को फुलफिल करना है, उसका गोल है कि आई हैव टू अचीव, जो मेरा नाम है ना, तो मैं हर चीज़ सार्थक करके रहूँगा, ठीक है। इसके बाद जैसे किसी का नाम यथार्थ है, ठीक है, किसी का नाम जैसे मान लीजिए भास्कर है, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी में ऐसा होगा कि तेज होगा, ठीक है, लीडरशिप टाइप से वाला होगा, मतलब वो इस चीज़ के पीछे भागेगा, इस चीज़ के पीछे ऐसा वो काम करेगा कि ऐसा नहीं है कि उसका नाम ऐसा होगा तो ऐसा बन जाएगा, वो इस पे काम करेगा, ठीक है। जब वो धीरे, जब उसको पता चलेगा, लेट सपोज किसी का नाम रखा गया, कहना चाहिए जैसे कनिष्क रखा गया किसी का नाम, ठीक है, अब उसको पता चले कुछ समय बाद कि भाई जो कनिष्क था एक महान राजा था, ठीक है, बहुत महान राजा था, तो वो सोचेगा यार कि मुझे इस नाम को ना क्या करना है, बरकरार रखना है, कि जो इस टाइप से जो ये जो नाम है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का नाम है, तो आई हैव टू बिकम लाइक दिस, ठीक है। अब अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, ठीक, छठवां संस्कार है ये। जब गौतम बुद्ध घर से चले गए थे अपने, तो उनको क्या बोला गया था, उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण बोला गया था। अब वो महान आदमी घर से बाहर निकला तो महाभिनिष्क्रमण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निष्क्रमण क्या होगा, जैसे बच्चा अब नामकरण हो गया, 10 से 12 दिन हो गए, तो घर में रहे रहे, अब उसको भाई बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो उसको घर से बाहर निकाला जाएगा ताकि उसको थोड़ा सा सनलाइट के इम्पैक्ट में लाया जा सके, ठीक है। तो जो विटामिन डी वगैरह है उसका उसको पोषण वगैरह मिले, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट है, मतलब घर में अजवाइन का छोका खा खा के परेशान हो गया वो, ठीक है, तो उसको मालिश हो रही है, अजवाइन महक रहा है पूरे घर में, ठीक है, तो वो उससे बाहर निकले, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रवेश करे। तो ये एक साइंटिफिक इसका ये होता है कि सन के उसको कांटेक्ट में लाया जाए, ताकि उसकी बॉडी में विटामिन डी वगैरह और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसका कांटेक्ट हो, ठीक है, प्योर उसको एयर वगैरह मिले, ये सब चीज़ें। तो ये उसकी फर्स्ट, मतलब इसको फर्स्ट आउटिंग भी बोलते हैं इसको। तो बाहरी वातावरण से उसको संपर्क में लाना, विटामिन डी, सनलाइट एक्सपोजर, ये सब इसका महत्व होता है, ठीक। इसके बाद अन्नप्राशन, ठीक है, जितने जितने लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो किसी न किसी के मामा होंगे, तो ये सब उन्होंने रिचुअल्स किए होंगे ये अन्नप्राशन वाले। इसमें क्या होता है कि जो जब बच्चा हो जाता है 5-6 महीने का, ठीक है, तो अब ये है कि अब उसको सॉलिड फूड जो है खिलाया जाए, ठीक। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक ये है कि बच्चे को ग्रेजुअली क्या है कि जैसे वो अभी क्या था, मिल्क में था, मतलब गाय का दूध, माँ का दूध, भैंस का दूध, इन सब चीज़ों का दूध पी रहा था, लिक्विड चीज़ें, शहद वहद सब सेवन कर रहा था। तो अब उसे जो है सॉलिड फूड दिए जाए। क्यों? क्योंकि अब जो है उसको डिमांड है, इसलिए डिमांड है क्योंकि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, इवॉल्व हो गया है। इसके अलावा उसका जो शरीर है, ठीक है, वो भी डिमांड करेगा। अब वो सिर्फ पानी में तो रह नहीं सकता, मतलब सिर्फ पानी मतलब लिक्विड डाइट के दम पे तो रह नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए, ठीक है। तो ये इस संस्कार के द्वारा उसको धीरे धीरे खाना देना अब जो है शुरू किया जाता है। तो साइंटिफिक महत्व क्या है इसका कि बच्चे के अंदर जो सॉलिड फूड है, ठीक है, वो देना है, क्योंकि अब जो उसका शरीर है वो इवॉल्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है वो, तो उसको इसकी अब डिमांड है, उसकी अब उसको इसकी नीड है, ठीक। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली कहा जाता है कि जो है बच्चे को अब तो बहुत सारी चीज़ें 56 चीज़ें बना के रख देते हैं माँ की फ़ोटो खिंचाने के लिए, माँ की खातिर सब घर वाले ही हैं। खीर जो है ये खिलाया जाना चाहिए, मोस्टली ये बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे पूरे पंचामृत टाइप से सब कुछ इसमें मिला देते हैं, ऐसा बना करके मिलाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि बढ़िया उसको दूध भी मिल जाएगा इसमें, चावल भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कुछ रहेंगे, छोटे छोटे करके डाल देंगे, तो बच्चा जो है सब कुछ अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ पे ये है इसका इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है उसका कि उसको अब सॉलिड फूड खिलाना है, क्योंकि उसका शरीर जो है उसकी डिमांड कर रहा है। अब चूड़ाकर्म संस्कार होगा, तो जब बच्चा जो है जब पैदा होता है, ठीक है, अब पैदा हुआ तो उसके मान लो शरीर में थोड़ी बहुत ऐसे बाल तो रहते ही हैं, ठीक है, तो अपन नहला धुला तो ठीक है, लेकिन उसका सर जो है, स्कल जो है, इतना तब मजबूत नहीं है ना कि जो अपन उस तरह चलाएं तो वो बेचारा उसको झेल जाए। तो जो गंदगी है, ठीक है ना, वो जो पेट की गंदगी है उस समय की कुछ मात्रा में, वो तो अभी भी इन पे तो कैद ही है, ठीक है। तो एक प्रकार से बच्चे को हाइजीन देने के लिए, ठीक है, स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाता है, ये चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। इसमें बच्चे के जो बाल हैं उसको काटा जाता है, ठीक है, तो मुंडन करना भी इसको बोलते हैं। तो कई लोग अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है, जिसकी जहाँ जहाँ मान्यता होती है। तो पंजाब में इसका जैसे बहुत महत्व होता है, ठीक है, जैसे पंजाब में जब जैसे हिंदुओं में क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं, ठाकुर होते हैं, जब वो जनेऊ धारण कराते हैं तो एक बहुत बड़ा सा फंक्शन करते हैं। तो ऐसे ही जब चूड़ाकर्म संस्कार होता है तब उसमें पंजाबियों में ये चूड़ाकर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो है चूड़ाकर्म संस्कार संस्कार जो है सैनिटेशन, ठीक है, और अच्छी बुद्धि, अच्छी सेहत, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आता है कर्णछेदन, ठीक है। तो कर्णछेदन जो है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के जो कर्ण है, जो कान है, ठीक है ना, उसमें छेद, निचले भाग में छेद करके उसको कुछ सोने की चीज़ पहनाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो बच्चा है वो जिसके मतलब कर्ण छिद्रित रहेंगे, तो मतलब जब बड़ा होगा बच्चा, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा मतलब ये ब्रह्मचर्य के जो तत्व हैं उसको नियंत्रित करता है। मतलब ब्रह्मचर्य जो है, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्मचारी बनाता है, ये पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके बाद
ये जो वासना है तो वासना को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, एंगर को भी कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें, ये इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है कि मतलब जो कर्ण छेदन है ये वासना को, एंगर को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक। तो कर्ण छेदन का यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आता है विद्यारंभ, ठीक है। तो बच्चा जब इतना बड़ा हो जाता है, मतलब 3-4 साल का हो गया है, तो इसको घर में जो है थोड़ी मोड़ी शिक्षा दी जा रही है घर में, ठीक है। तो जैसे संगीत की शिक्षा दी जा रही है, और संगीत के साथ साथ जैसे उच्चारण वगैरह, ठीक। मतलब आप इसको वेद पढ़ाने के लिए जब भेजेंगे, जब ये वेदारंभ में जाएगा विद्यारंभ के बाद, तो ये खुद से भी कुछ इसको आना चाहिए ना, एकदम गधा बना के नहीं भेजना है। तो इसको खुद से भी कुछ आता हो, कि जैसे इसको मतलब संगीत इसलिए सिखाया जाएगा ताकि जो हारमोनी है, ठीक है, वो इसके अंदर डेवलप हो जाए। कैसे? देखिए, जो वेद है वो छंद में पूरा छंदबद्ध है, लयबद्ध है, छंदबद्ध है। तो संगीत जब वो पहले सीखा रहेगा तो उधर उसको जब वो वेद में जो श्लोकास पढ़ेगा तो उसको उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो उच्चारण वगैरह हो गया, पाठ करना हो गया, पढ़ना लिखना जो है, बेसिक चीज़ें जो है वो सब सिखा दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ ये प्ले स्कूल है स्टार्टिंग में भी, ठीक। तो ये विद्यारंभ हो गया। इसके पश्चात आएगा उपनयन संस्कार, ठीक। तो जो अब उपनयन संस्कार आया है बच्चे का, इसमें क्या होगा कि इसको जनेऊ धारण कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके जीवन में, ठीक है, अब उसका प्रवेश होगा। देखिएगा, तो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को मोरल बनाने के लिए, व्यक्ति को रिलीजियस बनाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति को कैसा बनाने के लिए, उसको डिसिप्लिन बनाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें की जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है, तो इस जनेऊ में क्या होते हैं, 3, मतलब 1 2 3 ऐसे करके इसमें 3 धागे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला धागा जो होता है ये पितृ ऋण की ओर संकेत करता है, दूसरा जो होता है वो देव ऋण की ओर संकेत करता है, और जो तीसरा होता है वह ऋषि ऋण की ओर संकेत करता है। पितृ ऋण का मतलब जब हम पैदा हो गए, ठीक है, जैसे ही हम पैदा हुए तो हम अपने पूर्वजों के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति हम ऋणी हो गए। कैसे ऋणी हो गए कि जब तक हम संतान उत्पन्न करके उन्हें नहीं देंगे, ठीक है, तब तक हम जो है इस ऋण से, किस ऋण से, ये जो पितृ ऋण है इससे इससे बंधे रहेंगे। जिस दिन हम संतान उत्पत्ति कर देंगे तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में बताता है। देव ऋण मतलब जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे कि आप देखिए सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव से हमने क्या लिया, प्रकाश लिया, तेज लिया, ओजस लिया। जो हमने उसको धारण किया तो उसको हमें क्या करना होगा, उसके प्रति हमें उन्हें कृतज्ञ रहना होगा, ठीक है। जो हमें वो प्रकाश देते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करनी होगी। तो जैसे वो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह, सब चीज़ें। इसके अलावा जैसे नदियाँ हैं, ठीक है, तो उन्हें पूजना होगा क्योंकि वो जो हैं वो हमारा ध्यान रखती हैं पानी प्रोवाइड कराती हैं, सब चीज़ें। तो ऐसे जो देवी देवता हैं उनके प्रति ऋणी होना। इसके बाद जो गुरु हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें उस लायक बनाया कि हम इस जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें, तो ऐसे ऋषियों के प्रति, गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहना होगा। तो ये ऋण से मुक्त कब होंगे, जब आपके पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको दूसरों को प्रोवाइड कराएंगे। ये कब होगा, जब आप यज्ञ वगैरह करेंगे, हवन वगैरह करेंगे, तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे। और ये कब होगा, जब आप संतान उत्पत्ति करेंगे। तो इसमें जो आपका उपनयन संस्कार है, इसमें साइंटिफिकली ये है कि ये साइकोलॉजिकली आपको अब ये चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, मोरल बनाएगी, रिलीजियस बनाएगी, डिसिप्लिन बनाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा वेदारंभ, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि भैया आप शुरू कर दो पढ़ाई लिखाई। कौन सी वाली, वेदों वाली। तो जो वेद है, ठीक है, जो चार वेद हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो शिक्षा है उसकी बड़े लेवल वाली वो चालू हो जाएगी बच्चे की, ठीक है। अच्छा, उपनयन वाले में एक चीज़ और याद रखिएगा कि उपनयन संस्कार जिसका हो जाता है उनको द्विज बोला जाता है, ठीक है, दूसरा जन्म हो गया उनको। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है सब द्विज कहलाते हैं, ठीक। मतलब वो लोग जिनका उपनयन हो जाता है, जो उपनयन हो गया जिनका,
तो वेदारंभ में क्या हो रहा है, वेद की शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, अब वेद की शिक्षा दे रहे हैं भाई, तो इसमें साइंटिफिकली क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि आगे चल करके जो बच्चा है, ठीक है, वो कैसा बने, वो इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है। जब इतनी ज्ञान की चीज़ें पढ़ेगा तो इंटेलेक्चुअल बनेगा। इसके साथ साथ जो उसकी मेमोराइजेशन पावर है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, जैसे लिखित तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये इनको ओरली बोल रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, फिर ये दूसरे को देंगे, दूसरा तीसरे को पहुँचाएगा, तीसरा चौथे को पहुँचाएगा। तो इससे जो इनकी स्मृति है, ठीक है, मेमोराइजेशन पावर है, वो बूस्ट होती है, ठीक है, वो बहुत बढ़ती है। तो इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस एक ये भी है। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका, ठीक है, मेमोराइजेशन पावर है, ये सब स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा भी जैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ डेवलपमेंट्स भी होते हैं। तो वेदारंभ से व्यक्ति के जीवन में साइंटिफिकली इम्पोर्टेंस ये है इस चीज़ का, इस वेदारंभ का, कि व्यक्ति पहली बात तो ये है कि इंटेलेक्चुअल बनता है, ठीक है। क्यों क्यों इंटेलेक्चुअल बनता है, क्योंकि उसको इतनी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरा, उसको लिखित चीज़ें कुछ नहीं दी गई है, उसको ओरली बोला जा रहा है और उसे मेमोराइज़ कर रहा है, और आगे उसको क्या करेगा, वो फिर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो चीज़ है, उस व्यक्ति का जो कॉन्शियस माइंड है उसको कितना जागृत कर रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन पावर को कितनी बढ़ा रहा है, कि जब वो वेद का पाठ कर रहे होंगे या उसको सुना रहे होंगे, तो अपने जब दिमाग में स्मृति बना रहा होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी तेज़ होगी कि वो कल का भी याद रखेगा, आज का भी याद रखेगा, 1 बाई 1 इस तरीके से याद करता जाएगा और अपने दिमाग में उसको समाहित करता जाएगा। तो ये वेदारंभ का एक इम्पॉर्टेंस है। फिर इसके बाद केशांत संस्कार, इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, जैसे जब हम 10th क्लास के नियर बाई होते हैं, तो क्या होता है, हमें दाढ़ी मुछाना शुरू हो जाती है। तो बड़ी हमको चुल्ल मस्ती कि भाई दाढ़ी बना ली जाए, दाढ़ी बना ली जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दाढ़ी प्लस जो बाल हैं सर के, ठीक है ना, उनको मुड़वा लिया जाता है। अच्छा, कुछ रीज़न इसका, एक मतलब साइंटिफिक रीज़न तो ये भी है कि हमें डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस भी ना हो। इसके अलावा जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहता है। इसके पश्चात जो टाइम है, ठीक है, मतलब जैसे अगर आप के सर में बाल नहीं है, तो ये सबसे टाइम मैनेजमेंट का बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब आपके जीवन के, जैसे आप नहाने भी गए तो साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, तो कुछ समय बच गया। फिर उसके बाद नहा के आने के बाद भी आपको, अच्छा, आपके सर में अगर बाल नहीं है, तो आपके पास क्या, कंघी बच जाएगी, ठीक है, साबुन बच जाएगा, ठीक है, तेल बच जाएगा, ठीक है, और इवन तो आईना भी नहीं देखना आपको, तो भाई साहब फिर तो समझ गए, क्योंकि आदमी तो बाल बनाने के लिए मेनली आईना देखता है। कपड़े आप कैसे पहने हो ये तो आपको दूसरा ही बता देगा, ठीक है, पर बाल फिर भी आप 20 बार आप देखते हैं, संवारते हैं, तो कितना सारा समय बचा देता है। तो केशांत का यहाँ पे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ये है कि व्यक्ति की जो मतलब एक तो स्वच्छता, ठीक है, साफ सफाई, ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये इसका इम्पोर्टेंस है। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। केशांत के बाद आपका आएगा समावर्तन, कि अब भाई समर्पयामी कर रहे हैं हम, अब हम जा रहे हैं घर। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं जो चले जाते हैं, एक होते हैं जो रुक जाते हैं। चले जाने वाले को कुछ कहते हैं, रुक जाने वाले को भी कुछ कहते हैं। ये अभी अपने यहाँ पे काम का नहीं है, अपने काम का है कि समावर्तन में होता क्या है। तो समावर्तन में ये होता है कि बंदा अब जो है अपनी परीक्षा कंप्लीट कर, एग्ज़ाम, सॉरी, अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर लिया है। अब वो घर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसने जो शिक्षा ग्रहण करी है, पहली बात तो अब ये ऋषि ऋण से क्या हो गया, अब ऋषि ऋण चढ़ चुका है इसके ऊपर, तो इनकी जो शिक्षा दी गई है उसको दूसरे तक ट्रांसफ़र करेगा ये पहली बात तो, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, इसका साइंटिफिकली इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिकल ये पड़ेगा कि अब यहाँ तक तो खर्चा पानी सब जो भी चल रहा था यहाँ चल रहा था, अब उसको क्या बनना पड़ेगा, स्वनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा उसको। फिर उसके अंदर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई साहब मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है इससे समाज का भला करना है। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी बहुत बेकार चीज़ है। जैसे ओसामा बिन लादेन, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी, ठीक है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किस में किया, टेररिज्म में, ठीक है। और वहीं देखिए आप उनको
जिनकी नंबी नारायण जिनके ऊपर रॉकेटरी मूवी बनी थी, तो उनको लाख उनके सामने चुनौतियाँ आई, पर वो अपने नॉलेज के साथ जो इंटीग्रिटी बना के रखी उन्होंने, मतलब नासा जैसे जगह के ऑफर ठुकरा दिया इंसान उन्होंने। मतलब हम, मतलब आप नॉर्मल सोचिए, हम यहाँ आदमी पीएससी की तैयारी करता है, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम आता है उसमें घुस जाता है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आता है उसमें घुस जाता है। तो ये आदमी इसको नासा का एग्ज़ाम, नासा मतलब नासा जॉब ऑफ़र कर रहा है, और इसरो जब कुछ भी नहीं है। आज तो इसरो बहुत बड़ी चीज़ है, पर तब से 70s में 60s में तो इसरो कुछ भी नहीं था। 69 में तो बना है इसरो, ठीक है। तो आप सोचिए उस ज़माने में जब वो कुछ नहीं था, ना इसरो कुछ नहीं था, लेकिन वो तो कुछ था, तब वो नासा जैसे जगह के ऑफ़र ठुकरा दे रहा है। तो आप समझिए, तो ये नॉलेज जो इसके पास है, उसको, उस नॉलेज को दूसरे के इस्तेमाल के लिए भी बनाना है, वो दूसरों की भी इस्तेमाल है। ऐसा नहीं कि वो नॉलेज प्राप्त कर लिया तो दूसरों को मूर्ख बनाए, ठीक। तो ये इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फिर इसके बाद जो क्या करेगा, जो इसके मतलब जो मतलब साइकोलॉजिकली तो ये इम्पैक्ट डालेगी इसके ऊपर समावर्तन जो चीज़ें हैं। तो ये इसका एक ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद अब ये भाई साहब कुछ बोलना चाहूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। अब ये विवाह संस्कार है, देखिए मजाक की जगह वो सब। तो क्या है कि व्यक्ति अब जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है 25 वर्ष तक, वो इसमें प्रवेश करे, ठीक है। तो समावर्तन के बाद वो इसमें प्रवेश करेगा। अच्छा, अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए, ये जो विवाह है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो व्यक्ति की जो काम इंद्रियां हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पे केंद्रित हो जाए। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे जानवर और मनुष्य में ये अंतर है कि जो जानवर के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि वो किसकी संतान है, उनके माता पिता कौन है। पर इंसान में ये अंतर है कि उनको पता होता है कि वो किसकी संतान है, उनके माता पिता कौन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सोचिए कि क्या इस चीज़ के लिए विवाह बनाया गया है, लिटरली में, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, तो आप समझिए कि इसी चीज़ के लिए ही बनाया गया है, आप कुछ और मत सोचिए। आप देखिए जो जानवर है उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती उसमें, ठीक है ना। मतलब वो तो चलो बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो अपनी जगह है। और जो गृहस्थ आश्रम बना है मनुष्यों के लिए, तो उनका ये है कि इंसान यहाँ वहाँ अपनी कामुकता को लेकर के ना भटके, ठीक है। तो उसकी जो कामुकता है वो भी नियंत्रित हो, क्योंकि जब उसकी काम वासना की पूर्ति होगी, तब आगे चल कर के वो दूसरे आश्रमों में प्रवेश कर पाएगा, तब वो वानप्रस्थ में, संन्यास में प्रवेश कर पाएगा। वो नहीं तो वो दिन में आसाराम, रात में झांसाराम, इस टाइप वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है कि इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारी लस्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो मनुष्य को सोशलाइज करने के लिए जो विवाह है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक। वन वन देखो इंसान क्या है, इंसान जब लोनलीनेस होती है, तो इंसान क्या, हर इंसान एक परिवार ढूंढता है, ठीक है। इंसान को अच्छा, अगर वो भले पति पत्नी बच्चों से ना बने, पर उसको साथ में तो रहना है किसी के, नहीं वो तो जानवरों के साथ रहने लग जाएगा वो, ठीक है। आपने अगर उनका जो एक इंटरव्यू देखा होगा, बहुत बिलीनियर है वो, तो वो बोलते हैं कि पहले जब मैं कम कमाता था, तो मैं रात को 9 बजे अपने घर पहुंचता था, या कभी मैं 2 बजे रात को भी घर पहुंचता था, तो भी मेरी बीवी जगती रहती थी और मैं खाना खाता था, फिर मुझे खाना देने के बाद वो सोती थी। बोला आज वो 2 लाख करोड़, 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़ इतने का मालिक बन रखा है, 2 लाख करोड़ के तो मालिक है ही वो। तो बोले कि आज जब मैं घर जाता हूँ, 9 बजे घर पहुँच जाता हूँ, पर मुझे कोई नहीं मिलता है जब मैं खाना खाने बैठता हूँ। तो बोला मैंने दो कुत्ते पाल रखे हैं, तो जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरा वो गेट में वेलकम करते हैं, और फिर उन्हीं के साथ खेलता कूदता रहता हूँ। तो इंसान किसी न किसी का साथ तो ढूंढेगा, चाहे पेड़ पौधे का ढूंढे, चाहे जानवरों का ढूंढे, चाहे इंसान का ढूंढे। अभी हो क्या रहा है, इंसान इंसान से परेशान हो जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है, कुत्तों की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, बिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पशुओं का मतलब पशुओं को क्या कर रहे हैं, जैसे कि गाय भैंस पाल रहे हैं कि भाई इन्हीं पे ध्यान लगाएं, ठीक है। गार्डनिंग कर रहे हैं कि इन्हीं पे ध्यान लगाएं, पेड़ों से ही बात करें। तो मोटा माटी यहाँ पे कहने वाली चीज़ ये है कि इंसान को साइकोलॉजिकल रूप से क्या करना है, एक जगह पे उसको फिक्स करना है, एक जगह पे उसको
रखना है, ताकि भाई अब ये जो चीज़ है ये बन गई है तुम्हारी घर गृहस्थी, अब इसके बाद तुम दूसरी चीज़ों पे कूदो फांदो। अब यही नहीं करते रहो कि हर जगह मुंह मारते रहो, लस्ट में एकदम कैद रहो, ठीक है। तो अपनी कामुकता को नियंत्रित करो, ठीक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बना हुआ है और इसलिए विवाह संस्कार बना हुआ है, ठीक है। तो कामुकता नियंत्रण, इसके पश्चात आप देखें कि वो एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा, तो उसका जो घर परिवार ये सब चीज़ें हैं अपना, इन सब के करने के पश्चात वो जो दूसरी जो उसका काम है वो सब कर सकता है। फिर इसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में जब वो प्रवेश करेगा तो उससे जो कामुकता है, जो वासना है, वो उसकी समाप्त हो चुकी होगी, तब वो आराम से उस जगह पे प्रवेश कर पाएगा, वरना वो हमेशा भटकता रहेगा सरकटे की तरह, ठीक। अब इसके बाद ये जो है जीवन की सच्चाई, ये मणिकर्णिका घाट है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका मैंने इसकी फ़ोटो इसलिए लगाई क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक चिता की आग जलता हुआ दिखाओ क्या मज़ा नहीं आता है, तो ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया कि ये मणिकर्णिका घाट में क्या होता है, मतलब अंतिम संस्कार है कुल जमा ये। तो अंतिम संस्कार मतलब अब इस स्टेज पे क्या है कि अब देखिए कैसे, मतलब साइंस भी ये मानती है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे मिलकर शरीर बना हुआ, क्षितिज जल पावक गगन समीर। तुलसीदास ने भी रामायण रामचरितमानस में लिखा कि क्षितिज जल पावक गगन समीर से मिलकर शरीर बनता है। तो देखिए जब व्यक्ति को जलाते हैं, अंतिम संस्कार देखिए, इस व्यक्ति को जलाए तो जलाए उसको, ठीक है। तो अग्नि जो है, अग्नि के माध्यम से उसको जलाए भाई साहब, फिर उसके बाद उसको विसर्जित किए, जब उसकी राख को तो जल में कर दिए, ठीक है। जो धुआं उठा, ठीक है, वो एक तो एयर बन गया पूरा वो, ठीक है, सब धुआं, आग जली, धुआं उठा, सब एयर बना। फिर इसके बाद जो तेज था वो आकाश में चला गया, ठीक है, और धुआं उठा, आकाश वायु के माध्यम से ऊपर चला गया, और ज़मीन में, पानी से जलाते नहीं, ज़मीन में जलाते हैं, तो कुछ उसका मिट्टी मिल गया, मतलब पृथ्वी मिल गया। तो जो पंच तत्व से बना है आदमी, तो ये अपनी अंतिम यात्रा में इन पंच तत्वों को, प्रकृति को वापस कर दिया, ठीक है, और उसका जो जीवन है वो समाप्त हो गया। तो ये एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, कि व्यक्ति को क्यों जलाया जाता है इस चीज़ का। साथ ही ये भी एक चीज़ है कि मतलब ये, मतलब इंसान को, मतलब डिग्निटी फुल तरीके से उसको, मतलब क्या हुआ जाता है, अंत में उसको डिग्निटी फुल तरीके से उसको जलाया जाता है, ठीक है, और उसके जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की जाती है। तो यहाँ पे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हम ये लिख सकते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने जैसे जो प्रावधान बनाया है जैसे जलाने वाला, तो ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, मतलब इट्स प्रूवन कि मतलब मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, और उन 5 तत्वों को वो वापस कर देता है, इस संस्कार के द्वारा प्रकृति को वापस कर देता है। तो आई होप सो आपने इस पूरे जितने भी संस्कार हैं उसमें से हर संस्कार को कुछ ना कुछ समझा होगा, और लिख तो आप अपने से ही इसको लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चगल्लस नहीं है, बस आपको सारे संस्कार याद रखने हैं, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं, ये बरकरार रखना है कि भाई ये जो संस्कार आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो भाई इसको क्रम लिख दीजिएगा, क्रम लिखने के बाद फिर आप जिसकी जिसकी जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो समझा दीजिएगा। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।